integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटीग्रेट इट एड विंग्स टू योर कैरियर। सो अपन कर रहे थे हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोलॉजी का मोस्ट ऑफ द पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया। 90% सिलेबस अपना कंप्लीट हो चुका है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बाकी रहा है वो है फ्लड, है ना। लास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से 100% क्वेश्चंस आते हैं चाहे कोई भी एग्जाम हो। ओके, ईएससी लेकर गेट, ईएससी कोई भी स्टेट, एईएन, जेईएन जो भी एग्जाम है उसमें से यहां से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है और न्यूमेरिकल में भी बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन आता है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्लड, फ्लड क्या होता है? सबको पता है फ्लड क्या होता है। क्या होता है, अगर स्ट्रीम में, मेरा कोई स्ट्रीम है, वहां पे वाटर लेवल हाई हो जाता है तो वो मेरा क्या होता है? फ्लड। मींस हाई वाटर लेवल इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? फ्लड। ओके, सो फ्लड इज द सिचुएशन बाय विच कैरेक्टराइज्ड बाय हाई स्टेज इन द स्ट्रीम। ओके, तो क्या सिचुएशन हो गई कि मेरा वाटर लेवल हाई स्टेज पे है, हाई स्टेज ऑफ वाटर लेवल इन स्ट्रीम, हाई स्टेज ऑफ वाटर लेवल इन अ स्ट्रीम। ओके, ये मेरा क्या हो जाता है? फ्लड। बहुत ही सिंपल है। फ्लड मींस, हिंदी मीन से ही आप समझ सकते हो फ्लड का हिंदी मतलब क्या होता है? बाढ़। और बाढ़ आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है फ्लड। अब फ्लड की प्रॉपर्टी है वो किस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो फ्लड की होती है वो होती है पीक फ्लड डिस्चार्ज, है ना। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लड वो क्या होता है? पीक फ्लड डिस्चार्ज। और अपन हमेशा पीक फ्लड डिस्चार्ज की ही बात करते हैं। ओके, पीक फ्लड डिस्चार्ज। अब अपन को करना क्या है, हम लोग क्या करेंगे? फ्लड की कैलकुलेशन, अपन को फ्लड निकालना है ना। अब फ्लड निकालना है मतलब किस में बात कर रहे हैं अपन? डिस्चार्ज में। तो मतलब डिस्चार्ज निकालना है, और डिस्चार्ज निकालने के लिए क्या होता है? अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन फॉर्मूलाज के साथ। सो मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पीक फ्लड डिस्चार्ज, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पीक फ्लड डिस्चार्ज, पीक फ्लड डिस्चार्ज। ओके, सो पीक फ्लड डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए अपन को मेथड चाहिए। तो सबसे पहला मेथड आता है यहां पर रेशनल मेथड। क्या आता है? रेशनल मेथड। रेशनल मेथड। अब कहां से आया कहां से नहीं आया कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड अपन को याद होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं? देखो, पीक फ्लड डिस्चार्ज रेशनल मेथड से निकालते हैं और इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है QP इज इक्वल टू 1/36 KPCA। ओके, यहां ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और इसको निकालते हैं, ठीक है। K क्या होता है? वेयर K इज व्हाट? K इज रन ऑफ कोफिशिएंट। कहां से आया भैया कोई मतलब नहीं, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, या तो वैल्यूज दे देते हैं या फिर इसमें से 1/36 का एक पूछ लेते हैं, ये इसका कोफिशिएंट आगे क्या आएगा, ठीक है। और अलग अलग ऑप्शन 1/6, 1/36 ऐसे डिफरेंट ऑप्शन दे देते हैं, है ना। सो K क्या होता है मेरा? रन ऑफ कोफिशिएंट। ओके, A क्या हो गया? सबको पता है A क्या हो जाएगा? कैचमेंट एरिया। ओके, कैचमेंट एरिया। और कैचमेंट एरिया हमेशा अपन जब हाइड्रोलॉजी करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केस में किस में ले रहे हैं? किलोमीटर स्क्वायर में ले रहे हैं। और पीसी होता है मेरा क्रिटिकल रेनफॉल, क्रिटिकल रेनफॉल डेप्थ। और क्रिटिकल रेनफॉल डेप्थ है वो किस में मेजर करते हैं? रेनफॉल डेप्थ हमेशा से अपन किस में मेजर करते आ रहे हैं? सेंटीमीटर में मेजर करते आ रहे हैं। लेकिन यहां पर सॉरी, रेनफॉल इंटेंसिटी है ना, रेनफॉल इंटेंसिटी। ओके, यहां से देखो K कांस्टेंट है, रेनफॉल इंटेंसिटी होगी तो सेंटीमीटर वॉट पर हार, और एरिया किलोमीटर। तो यहां पर मीटर क्यूब मतलब कुछ डिस्टेंस की क्यूब की यूनिट बनी, और नीचे आवर आ गया तो अपना डिस्चार्ज की यूनिट बन रही है या नहीं बन रही। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? सेंटीमीटर पर आवर में होगा। गॉट इट? सो दिस इज द फॉर्मूला रेशनल मेथड QP इज इक्वल टू 1/36 KPCA, where K is what? Runoff coefficient, A is catchment area in kilometer square, PC is what?
क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी, ध्यान रखना क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी होती है ना, डेप्थ नहीं होती, कंफ्यूज मत होना है ना। और यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर पर आवर। ध्यान रखो हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द केस में एरिया जहां आ रहा है वो अपन किलोमीटर स्क्वायर में ले रहे हैं, और जहां पर रेनफॉल डेप्थ या रेनफॉल इंटेंसिटी की बात होती है वहां सेंटीमीटर या सेंटीमीटर पर आवर में लेते हैं, है ना। ठीक है, तो ये कुछ कुछ यूनिट होती है जो फिक्स होती है, इसमें ही लेते हैं, है ना। अब ये फॉर्मूला है वो कहां अप्लीकेबल होता है ना, तो ये स्मॉल साइज के जो केचमेंट होंगे वहां पर ज्यादा अप्लीकेबल होता है। तो अप्लीकेबल फॉर स्मॉल साइज ऑफ कैचमेंट एरिया, applicable for small size catchment area, catchment area, ठीक है। और कहां पे एप्लीकेबल होता है, और जहां पर मेरा अर्बन ड्रेनेज सिस्टम होता है, जहां कल्वर्ट्स होता है, स्मॉल ब्रिजेस होते हैं वहां पर, ठीक है। सो ऑल कहां पर यूज होता है, अर्बन ड्रेनेज सिस्टम में। डिस्चार्ज फाइंड करना है अर्बन ड्रेनेज सिस्टम के केस में तो वहां हो सकता है, कल्वर्ट्स में होता है, ठीक है। कल्वर्ट कैसे, जोधपुर के लोग खतरनाक पुलिया देखा है, खतरनाक पुलिया, वो होता है कल्वर्ट, है ना। और कहां होता है, स्मॉल ब्रिजेस में होता है ना, स्मॉल ब्रिजेस। तो यहां पर अपना ये एप्लीकेबल होता है कौन सा मेथड, रेशनल मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट है, कहां पर यूज होता है, ठीक है। तो कल्वर्ट्स, स्मॉल ब्रिजेस, अर्बन ड्रेनेज सिस्टम, वहां पर क्या फॉर्मूला होता है और क्या इनके यूनिट्स होती है ना। चलो नेक्स्ट आता है दूसरा एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया रेशनल मेथड। अब मेथड कैलकुलेट मतलब पीक फ्लड डिस्चार्ज कैलकुलेट करने का दूसरा मेथड है, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। रेशनल मेथड पढ़ लिया, सेकंड इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, और एम्पिरिकल फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी चुके हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला होता है, कैसे याद करना मैं अभी आपको बता देता हूं। फर्स्ट होता है डेकन्स फॉर्मूला, फर्स्ट होता है डिकेन्स फॉर्मूला, सेकंड होता है राइव्स फॉर्मूला, क्या होता है, राइव्स फॉर्मूला, और थर्ड होता है इंग्लिश फॉर्मूला, है ना। थर्ड होता है मेरा इंग्लिश फॉर्मूला, स्पेलिंग आप चेक करते रहना भैया, फॉर्मूला, ओके। सो अब क्या होता है फॉर्मूला, अब नाम से ही पता चल रहा है क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला मींस कहां से रिलेशन आया, फिर अपन को कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट अपन को याद होने चाहिए रिलेशंस क्या होते हैं, है ना। चलो डिकेन्स फॉर्मूला में सी डी ए की पावर 3/4 होता है, ओके। सी डी ए की पावर 3/4 होता है, क्या होता है, डिस्चार्ज निकाल, अपन डिस्चार्ज की बात करें, क्यों मैं निकाल के आ रहा हूं, फ्लड डिस्चार्ज, पीक फ्लड डिस्चार्ज निकाला हूं, तो डिस्चार्ज QP इजिकल टू CDA की पावर 3/4, ओके। राइव्स फॉर्मूला में QP इजिकल टू व्हाट, CR, है ना। यहां देखो क्या है, 3/4, एक एक कम करते जाओ, A की पावर 2/3, न्यूमरेटर में भी एक कम, डिनोमिनेटर में भी एक कम, ठीक है। नेक्स्ट आता है वो है इंग्लिश फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार यही फॉर्मूला पूछा गया है ना। ये भी पूछे गए हैं लेकिन ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आ चुका है ना। सो इंग्लिश फॉर्मूला होता है 1 2 3 A की पावर 1/2। देखो 3/4 एक एक कम, 2/3 फिर एक एक कम 1/2, और यहां ध्यान रखना है क्या, 1 2 3, ओके। सो ये समझ लो कि इसका कांस्टेंट डायरेक्ट अपन को पता है, दैट इज 1 2 3, गॉट इट। अब कौन सा फॉर्मूला कहां यूज आता है, सो डिकेन्स फॉर्मूला होता है वो नॉर्थ एंड सेंट्रल रीजन में यूज आता है, नॉर्थ एंड सेंट्रल रीजन में यूज आता है, ठीक है। और क्या होता है डिकेन्स फॉर्मूला, QP इजिकल टू CD, QP इजिकल टू CDA की पावर 3/4। नेक्स्ट राइव्स फॉर्मूला होता है वो साउथर्न रीजन में यूज आता है, ठीक है। डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं भैया आपको नॉर्थर्न रीजन में निकालना है डिस्चार्ज, कौन सा एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करोगे, है ना। ये साउथर्न रीजन में यूज आता है, ठीक है। और इंग्लिश फॉर्मूला है वो वेस्टर्न घाट, वेस्ट और महाराष्ट्र की साइड में, ठीक है, महाराष्ट्र रीजन में ज्यादा यूज आता है, महाराष्ट्र रीजन, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंग्लिश फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश फॉर्मूले की वैल्यू क्या होती है, QP इजिकल टू 1 2 3 A की पावर 1/2,
गॉट इट। सो ये होते हैं हमारे एम्पिरिकल फॉर्मूले, ठीक है। और दूसरे क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला अपन ने पढ़ लिया, रेशनल फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब तीसरा मेथड आता है बाय यूज ऑफ हाइड्रोग्राफ। पीक फ्लड डिस्चार्ज निकालना है बाय यूज ऑफ हाइड्रोग्राफ। चलो, सो तीसरा मेथड लेते हैं बाय यूज ऑफ हाइड्रोग्राफ। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक 4 फॉर्मूले लिखा है और चारों पे क्वेश्चंस आ चुके हैं हर एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है। चलो, थर्ड इज बाय यूज ऑफ हाइड्रोग्राफ। अब हाइड्रोग्राफ कहां यूज आता है, सबसे पहले हाइड्रोग्राफ कहां से कहां तक वैलिड है, एरिया, जहां पर मेरा एरिया क्या हो 5000 किलोमीटर स्क्वायर से कम, कैचमेंट एरिया इससे कम लेकिन 2 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा हो, वहां पर मेरा हाइड्रोग्राफ का यूज करके मैं क्या निकाल सकता हूं, पीक फ्लड डिस्चार्ज। और ये अपन हाइड्रोग्राफ में पढ़ चुके हैं कैसे पीक फ्लड डिस्चार्ज निकालते हैं, है ना। क्या करना होता है, टोटल निकालते हैं डिस्चार्ज, उसमें बेस फ्लो ऐड कर देते हैं, तो मेरा क्या आ जाता है, पीक फ्लड डिस्चार्ज आ जाता है ना। ओके, सो थर्ड मेथड हो गया बाय यूज ऑफ हाइड्रोग्राफ। फोर्थ मेथड है वो होता है प्रोबेबिलिटी मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और यहां से क्वेश्चन बनते हैं, प्रोबेबिलिटी मेथड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मेथड में अब 2 मेथड आते हैं, फर्स्ट आता है स्टैटिस्टिकल मेथड और सेकंड आता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, ठीक है। इसमें 2 मेथड होते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड और सेकंड आता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, ठीक है। फर्स्ट 2 इंपॉर्टेंट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट थे, कौन से, रेशनल मेथड और एम्पिरिकल। अब यहां पर ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड के फिर भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकल मेथड के बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड में क्या होता है, अपन को लार्ज साइज ऑफ डाटा गिवन होते हैं, है ना। मतलब यहां पर दे दिए कि यहां मेरे को दे दिया 1 2 3 4 5 6, यहां पर कुछ दे दिया और यहां पर डिस्चार्ज दे दिया 30 40 10 5 40, और मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मेरा डिस्चार्ज 10 मीटर क्यूब पर सेकंड है, वो कितने ईयर में वापस हो रहा है, उसका रीअकरेंस इंटरवल क्या होता है। तो क्या होता है रीअकरेंस इंटरवल, कैसे होता है, कैसे निकालता है, ये सब अभी पढ़ेंगे, है ना। तो स्टैटिस्टिकल मेथड में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ डाटा गिवन होता है और वहां से अपन क्या करते हैं, पीक फ्लड डिस्चार्ज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि ये डिस्चार्ज वापस इतने ईयर में एक बार कम से कम हो जाएगा या इससे ज्यादा बार हो जाएगा, है ना। सेकंड आता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। थ्योरेटिकल नाम से पता चल रहा है कि कुछ एक फॉर्मूला होगा, है ना, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे और वो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, उस फॉर्मूले का यूज करके अपन निकाल देंगे कि पीक फ्लड डिस्चार्ज कितना होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। तो जहां पर मेरे को लार्ज साइज ऑफ डाटा है वहां कौन सा करूंगा, स्टैटिस्टिकल मेथड, और थ्योरेटिकल वाला कहां करूंगा, जहां पर मेरे पास स्मॉल साइज ऑफ डाटा है। चलो, सो नेक्स्ट आता है अपना स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड, स्पेलिंग आप चेक कर लेना एक बार। चलो, क्या होता है स्टैटिस्टिकल मेथड, जैसे मेरे पास कुछ यहां पर मेरे को डाटा दे रखे हैं, ये सीरियल नंबर और डाटा दे रखे हैं 1 2 3 4 5 और डिस्चार्ज दे रखा है ना। मान लो डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकंड है, वो 30 40 10 15 और 45 ये दे रखे हैं, ठीक है। मेरे को किसी एक डिस्चार्ज की बोल दिया ये 10 मीटर क्यूब पर सेकंड हो रहा है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट मेरा इनको क्या करूंगा, इनको अरेंज करूंगा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, सो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा 45 देन 40, फिर थर्ड नंबर क्या आ जाएगा
चलो ये लिख देते हैं 45, फिर क्या आ जाएगा 40, देन 30, देन 15 और देन 10। अब इनको रैंक दे दो, यहां पर रैंक के लिए यहां मैं m लिख देता हूं 1 2 3 4 5। गॉट इट। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर 10 वाला डिस्चार्ज है, वो कब होगा, मतलब क्या होगा, हर 5 साल में m अपॉन n, दैट इज m तो क्या हो रहा है, मेरा उस डिस्चार्ज होने की रैंक कितनी है ना भैया। 5 साल में जो 45 मीटर क्यूब पर सेकंड है वो तो कितनी बार होगा, एक बार, लेकिन वही 5 साल में ये 10 मीटर क्यूब पर सेकंड से ज्यादा डिस्चार्ज होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5 बार, मतलब 5 अपॉन m अपॉन n मीन्स 5 अपॉन 5 है ना, मीन्स क्या 100% एक बार तो हो ही जाएगा 100%। यहाँ कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी, 100%। गॉट इट। कैसे होता है एक बार क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, पहले इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और इनको रैंक देनी है, और रैंक देने के बाद इनके लिए अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला आता है, वो होता है कैलिफोर्नियाज फॉर्मूला, है ना। सो रीअकरेंस इंटरवल, पहले तो क्या होता है रीअकरेंस इंटरवल वो समझेंगे। रीअकरेंस इंटरवल, रीअकरेंस इंटरवल क्या होता है, रीअकरेंस नाम से पता चल रहा है, रीअकर मतलब कोई भी डिस्चार्ज, जैसे अभी मैंने बताया 50 30 40, मेरा अगर 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज है, वो कितने टाइम बाद, एटलीस्ट उस टाइम पीरियड में एक बार वो वापस रीअकर हो जाएगा, दैट इज व्हाट रीअकरेंस इंटरवल। गॉट इट। मींस अगर मेरा ये 45 40 30 25 60 ये सारे डिस्चार्ज है ना, और भी ले लो 5 15, मैं कह रहा हूं मेरा 45 मीटर क्यूब पर सेकेंड ये डिस्चार्ज वापस कितने टाइम इंटरवल में एक बार, कम से कम एक बार वापस हो जाएगा, वो मेरा क्या होता है रीअकरेंस इंटरवल। ओके, मतलब ये डिस्चार्ज वापस कितने टाइम इंटरवल में हो जाएगा, वो क्या हो गया रीअकरेंस इंटरवल। ओके, सो रीअकरेंस इंटरवल मतलब वही डिस्चार्ज वापस कितने टाइम पीरियड में हो रहा है, दैट इज रीअकरेंस इंटरवल। ठीक है, सो रीअकरेंस इंटरवल इसको टी से डिनोट करते हैं, और रीअकरेंस इंटरवल निकालना है मेरे को कैलिफोर्निया फॉर्मूला, कैलिफोर्निया फॉर्मूला, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैलिफोर्निया फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू एन अपॉन एम। ओके, T इज इक्वल टू एन अपॉन एम। यहां पर ध्यान रखना, मैंने वो प्रोबेबिलिटी के टाइम में m अपॉन n बताया था, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 अपॉन टी। भैया प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 अपॉन टी, तो यहां से मैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिख सकता हूं m अपॉन n। तो कैलिफोर्निया फॉर्मूला के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी P इज इक्वल टू m अपॉन n, और टाइम रीअकरेंस इंटरवल दैट इज रीअकरेंस इंटरवल क्या हो जाएगा n अपॉन m। अब m क्या होता है और n क्या होता है, तो m होता है रैंक, m क्या हो जाएगी रैंक। जैसे मैंने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है ना, तो सबसे पहले क्या देगा 60, फिर 45, देन 40, देन 30, 25, 15, 5। अब इनको रैंक दे रहा हूं, m इज इक्वल टू रैंक ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो m तो मेरा क्या हो गया रैंक हो गया, और n क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ डाटा। n क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डाटा, ये मेरा क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी m अपॉन n, है ना, प्रोबेबिलिटी m अपॉन n। अब मेरे को यहां से ये जो डाटा दिए हुए हैं इसमें से मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, कि 30 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी m अपॉन n, m कितना है 4, और टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने हैं 7, टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने हैं 7, तो ये हो जाएगा इसका। और इसका रीअकरेंस इंटरवल निकालना है कैलिफोर्निया फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा 7/4, इसका जस्ट उल्टा। गॉट इट। सो रीअकरेंस इंटरवल क्या हो गया कि कितने टाइम पीरियड में एटलीस्ट 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज हो, उससे ज्यादा हो सकता है उस टाइम में, लेकिन एटलीस्ट उतना हो जाए, वो मेरा क्या होता है रीअकरेंस इंटरवल। गॉट इट। ओके, सो ये होता है कैलिफोर्निया फॉर्मूला। सो रीअकरेंस इंटरवल क्या होता है, एक बार डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, टाइम पीरियड ऑन एन एवरेज इन विच पीक फ्लड डिस्चार्ज इज लाइकली टू एक्सीड और इक्वल, है ना। टाइम पीरियड
on an average in which peak flood discharge either equal or exceed. Got it? या तो उसके इक्वल हो जाए या एक्सीड हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा मेरा रीअकरेंस इंटरवल. जैसे मैंने बताया 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये इसका रीअकरेंस इंटरवल कितना आया 7/4. इसको सॉल्व करना कितना आ रहा है 1.75 आ रहा है, कुछ जो भी आ रहा है 1.75 1.5 जो भी आ रहा है. मतलब इस टाइम पीरियड में एक बार डिस्चार्ज या तो 30 के इक्वल हो जाएगा या फिर उससे ज्यादा हो जाएगा. दैट इज व्हाट रीअकरेंस इंटरवल. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. रीअकरेंस इंटरवल डज नॉट मीन दैट पीक फ्लड डिस्चार्ज एग्जैक्टली आफ्टर. अब ध्यान रखना, एग्जैक्टली आफ्टर, इस टाइम पीरियड के एग्जैक्टली आफ्टर ये डिस्चार्ज आए ऐसा नहीं है. उस टाइम पीरियड में कभी भी हो सकता है या उससे एक्सीड हो सकता है. ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा 1.75 ईयर के बाद डिस्चार्ज ही आ जाएगा. नहीं, 1.75 ईयर की इंटरवल में आपका एक बार डिस्चार्ज क्या आ जाएगा 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ये होता है रीअकरेंस इंटरवल. सो वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है ना. क्या बोल रहा हूं, 1.75 ईयर के जस्ट बाद ये डिस्चार्ज आए वो नहीं होता रीअकरेंस इंटरवल. 1.75 ईयर के इंटरवल में एक बार मेरा डिस्चार्ज किया जाए या तो 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड या इससे ज्यादा हो जाए, वो होता है रीअकरेंस इंटरवल. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वेबुल्स फॉर्मूला. कैलिफोर्निया फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आता है मेरा वेबुल्स फॉर्मूला. ठीक है, तो यहां ए लगा देता है बी, वेबुल्स फॉर्मूला. वेबुल्स फॉर्मूला, और ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और वेबुल्स फॉर्मूला होता है T = n+1/m. ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसका जस्ट उल्टा, दैट इज m/n+1. अब आप खुद कंपेयर करो कि कैलिफोर्निया फॉर्मूला ज्यादा सही बता रहा है प्रोबेबिलिटी को या वेबुल्स फॉर्मूला. वेबुल्स फॉर्मूला सही बता रहा है. क्यों सही बता रहा है ज्यादा? क्योंकि यहां पर क्या है m/n+1 मीन्स इस केस में प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी लेस देन 1 होगी. लेकिन इस केस में प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल भी हो सकती है 1 के, है ना. इस केस में प्रोबेबिलिटी इक्वल भी तो हो सकती है, लेकिन इस केस में प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन क्या हो रही है 1 हो रही है, क्योंकि नीचे क्या है n+1 है ना. मीन्स टोटल डाटा से एक ज्यादा होगा, लेकिन रैंक हमेशा क्या होगी 7 से ज्यादा नहीं होगी. लेकिन डाटा यहां पर क्या हो जाएगा 7 + 1 दैट इज 8. मीन्स प्रोबेबिलिटी हर केस में इसमें क्या होगी लेस देन 1 होगी. इसलिए अपन यहां कह सकते हैं कि वेबुल्स फॉर्मूला ज्यादा करेक्टिवली रिजल्ट देता है एज कंपेयर टू व्हाट कैलिफोर्निया फॉर्मूला. लेकिन अपन यूज ज्यादा कौन सा करते हैं, कैलिफोर्निया फॉर्मूला यूज करते हैं. ठीक है, सो मोस्टली यूज कौन सा होता है कैलिफोर्निया फॉर्मूला, लेकिन जो बेस्ट मेथड होता है वो कौन सा होता है वेबुल्स मेथड, वेबुल्स फॉर्मूला. ठीक है, एक यूएस क्रॉप्स मेथड होता है, कभी कभी वो भी पूछ लेते हैं, तो वो भी याद रख लेना यूएस क्रॉप्स मेथड. और उसके लिए T = क्या हो जाता है n/m+1. और ये तो पूरा ही गलत दिख रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इसमें क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इसमें 1 से ज्यादा भी हो सकती है. ठीक है, ज्यादा यूज नहीं आता है, लेकिन कभी पूछ भी ले कि इस मेथड से क्या होगी तो ध्यान रखना. ठीक है, मोस्टली या तो वेबुल्स फॉर्मूला पूछते हैं या कैलिफोर्निया पूछते हैं. ओके, सो मोस्टली यूज ये होता है और मोस्टली करेक्ट कौन सा होता है वेबुल्स होता है. ओके, सो ये होते हैं अपने कैसे अपन पीक फ्लड डिस्चार्ज निकालना है, कैसे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ये सारा यहां पर खत्म होता है. ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन कर लेते हैं. चलो, यहां से क्वेश्चन आना पक्का है भैया. फ्लड से 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, है ना. चाहे कोई भी एग्जाम ले लो, यहां से क्वेश्चन आना तय है. और सिंपल प्रोबेबिलिटी है, कुछ है ही नहीं. चलो, क्वेश्चन, लेट द डिस्चार्ज बी, लेट द डिस्चार्ज क्या क्या हो रहा है 90, 50, 15, 45
80 एंड 70। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, इनका पीक इंटरवल, सॉरी रीअकरेंस इंटरवल और टाइम पीरियड, है ना। क्या करेंगे, वही पहले सीरियल नंबर दे दो इनको, कितने 6 1 2 3 4 5 6। ओके, डिस्चार्ज क्या क्या है 9। चलो इनको अरेंज कर देते हैं ना। अब मैं डिस्चार्ज को क्या कर रहा हूं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं, है ना। मीन सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला दैट इज 90, देन 80, फिर 70, ओके 50, 45 एंड 15। गॉट इट। अब निकालना क्या है, रीअकरेंस इंटरवल। और रीअकरेंस इंटरवल क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है भैया, सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, कैलिफोर्निया फॉर्मूला। और रीअकरेंस इंटरवल कैलिफोर्निया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T = N/M, है ना। सो M क्या हो जाएगी अब, रैंक। और इनको रैंक ऑलरेडी वही रैंक दे रखी है, N हमेशा क्या हो जाएगा 6, दैट इज टोटल नंबर ऑफ डाटा। सो 6 अपॉन क्या हो जाएगा 1, 6 अपॉन इसकी रैंक क्या हो गई 2, 6 अपॉन रैंक 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ये क्या हो गया रीअकरेंस इंटरवल। और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो जस्ट इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा 1/6, यहाँ 3, 1/3। सो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी सारी के निकाल सकते हो। ठीक है, ये आ जाएगा 2, 1/2, 1.5, 1/1.5। सिमिलरली इन सबको सॉल्व कर देना। गॉट इट। ओके, सो ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालते हो, बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 2 टर्म्स आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलायबिलिटी और रिस्क, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। वही फ्लड एक तरह से क्या है, आपका प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है जो 10th 11th 12th में पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी वही एक तरह से फ्लड है ना। रिलायबिलिटी क्या होता है और रिस्क क्या होता है, रिलायबिलिटी एंड सेकंड टर्म आती है रिस्क। चलो सबसे पहले रिस्क को समझते हैं। रिस्क क्या होता है कि मेरा फ्लड हो रहा है, अब फ्लड हो रहा है तो अपने को के लिए क्या है, नुकसान है। तो मेरा किसी टाइम इंटरवल में अगर फ्लड हो रहा है, मतलब जो डिस्चार्ज हो रहा है उससे ज्यादा मेरे को डिस्चार्ज मिल रहा है, उस केस में क्या होगा, फ्लड, है ना। मैक्सिमम डिस्चार्ज से ज्यादा डिस्चार्ज मिल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, फ्लड। मींस अगर मेरा पर्टिकुलर डिस्चार्ज से ज्यादा डिस्चार्ज उस टाइम इंटरवल में हो रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज रिस्क। और रिलायबिलिटी क्या हो रहा है कि उस टाइम इंटरवल में उससे ज्यादा डिस्चार्ज नहीं हो रहा, वो क्या होगी, रिलायबिलिटी, मतलब रिलीफ है। ओके, सो रिलायबिलिटी और रिस्क कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट है। रिलायबिलिटी क्या होता है, पर्टिकुलर डिस्चार्ज विल नेवर बी ग्रेटर देन, नेवर बी इक्वल और एक्सीड देन डिजाइन लाइफ इन स्ट्रक्चर। ओके, मतलब अगर कोई स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रीम बना हुआ है, उसमें जो पर्टिकुलर डिस्चार्ज से ज्यादा कभी मेरा डिस्चार्ज नहीं हो, डिजाइन डिस्चार्ज से ज्यादा नहीं हो, पर्टिकुलर डिस्चार्ज नेवर एक्सीड और इक्वल डिजाइन डिस्चार्ज। गॉट इट। ये तो क्या हो गया, रिलायबिलिटी। लेकिन रिस्क क्या हो गया कि पर्टिकुलर डिस्चार्ज एट लीस्ट वंस एक्सीड और इक्वल द डिस्चार्ज। ओके, सो पर्टिकुलर डिस्चार्ज at least once exceed or equal design discharge। ठीक है, तो रिलायबिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिलायबिलिटी के लिए फॉर्मूला R = 1 - P की पावर वॉट, n। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी हो रही है उससे एक्सीड की -1 माइनस वो कर दो उसकी पावर n। n क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल। ठीक है, रिलायबिलिटी हो रहा है, रिस्क क्या हो जाएगा, इसको 1 में से माइनस कर दो, तो रिस्क क्या हो जाएगा, रिस्क को पूरा रिस्क लिख देते हैं। रिस्क क्या हो जाएगा, 1 - रिलायबिलिटी, दैट इज 1 -
1 माइनस पी की पावर n, और p की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, t1/t, दैट इज रीअकरेंस इंटरवल। ओके, सो यहाँ पर रिलायबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/t की पावर n, वेयर t इज व्हाट, t इज रीअकरेंस इंटरवल, और n क्या हो जाएगा, डिजाइन पीरियड। n क्या हो जाएगा, डिजाइन पीरियड, मतलब पर्टिकुलर स्ट्रीम किस डिजाइन पीरियड के लिए डिजाइंड है वो क्या हो जाएगा, मेरा n हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। रिलायबिलिटी और रिस्क पे बेस्ड एक क्वेश्चंस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है और कुछ नहीं है। मैं आपको इसका प्रोबेबिलिटी में कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा, एक बार इनको डायरेक्ट फॉर्मूले से समझ लेते हैं ना। चलो, व्हाट रिटर्न पीरियड वुड बी एडेप्टेड इन द डिजाइन ऑफ ब्रिज। ओके, मतलब मेरे को क्या निकालना है, रिटर्न पीरियड निकालना है, एक ब्रिज का डिजाइन कर रहा हूं उसका रिटर्न पीरियड निकालना है। इफ यू आर अलाउड टू हैव रिस्क, जहां पर रिस्क मेरे को कितनी दे रखी है, 5% दे रखी है। ओके, रिस्क ऑफ द फ्लड इन 25 ईयर, दैट इज 25 ईयर डिजाइन पीरियड है उसका, 25 ईयर है ना डिजाइन पीरियड, दैट इज n इक्वल टू डिजाइन पीरियड n, दैट इज 25 ईयर। ओके, चलो क्या क्वेश्चन है, एक ब्रिज के डिजाइन हो रही है, उसका मेरे को रिटर्न पीरियड निकालना है, जहां पर रिस्क मेरे को क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम 5%, इससे ज्यादा रिस्क नहीं होनी चाहिए, और डिजाइन पीरियड कितना है, 25 ईयर। अब अपन को पता है डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मेरे को रिस्क का फॉर्मूला पता है, रिस्क इज इक्वल टू 1 माइनस 1/t की पावर वॉट, n। ओके, रीअकरेंस इंटरवल, दैट इज रिटर्न पीरियड निकालना है, रिटर्न पीरियड इज व्हाट, रीअकरेंस इंटरवल, 1 माइनस 1/t मेरे को निकालना है, और n यहां पर क्या हो गया, 25 ईयर, क्योंकि डिजाइन पीरियड दे रखा है, और रिस्क कितनी है, 5%, दैट इज 5/100। ओके, 5% एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5/100। इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, द रिजल्ट इज, सॉल्व कर देना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर क्या करना है, देखो इसको 0.05 इक्वल टू 1 माइनस 1/t की पावर 25, इसको इधर ले आओ, 1 माइनस t 1/t, और ये कितना हो जाएगा 0.95। ठीक है, और आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 1 प्लस x की पावर n इजिकल टू क्या होता है, 1 प्लस nx प्लस एंड सो ऑन चलता है ना, और वो पीछे वाली जो टर्म होती है उसको अपन नेग्लेक्ट करते रहते हैं। तो यहां से इस टर्म में इसको ऐसे लिखेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, 1 माइनस nx, n कितना हो गया 25, और x क्या है 1/t, सो दिस इज इक्वल टू 0.095। यहां से t सॉल्व करोगे तो t आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट 500 ईयर। ठीक है, ये अप्रोक्स आंसर है, क्योंकि ये क्या है, अप्रोक्सीमेट मेथड है, 1 प्लस एक्स की पावर n है, उसको 1 प्लस एन एक्स प्लस n प्लस n प्लस 1/2 का x स्क्वायर वो होता है। ठीक है, लेकिन बड़ी पावर होती है वो, इसको अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, और यहां से अप्रोक्सीमेट 500 ईयर। लेकिन जब इसका एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे तो 487 पॉइंट समथिंग कुछ ईयर आंसर आएगा, है ना, 487 के अप्रोक्स कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो ये और ये ऑलमोस्ट सेम होता है, और आपको ऑप्शन में क्या दे रखा होता है, 500 ईयर भी दे रखा होता है ना, तो यही आंसर आपको दे रखा होगा, अगर आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या सिंपल सा क्वेश्चन है कि मेरे को रिटर्न पीरियड निकालना है, रिस्क दे रखा है, डिजाइन पीरियड दे रखा है, मैंने फॉर्मूला लगाया, उसको सॉल्व किया। अगर सॉल्व करते टाइम ये चीज पता हुई तो मैं जल्दी से सॉल्व कर लूंगा, नहीं पता हुई तो मेरे को अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने में बहुत टाइम लग सकता है। तो ये चीज आपको मैथमेटिकल पता होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, चलो अब कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं जो अपन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, वो मैं एक बार बता देता हूं, वहां से भी ये चीजें सॉल्व हो सकती है। ठीक है, वैसे ये प्रोबेबिलिटी है एक तरह से, फिर भी एक बार बता देता हूं। चलो
अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा कोई भी इवेंट हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, P है, तो उस इवेंट के नॉन अकरेंस मतलब उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस P, है ना। कोई इवेंट हो रहा है, उसकी अगर प्रोबेबिलिटी P है तो वो इवेंट नहीं हो, दैट इज नॉन अकरेंस ऑफ दैट इंटरवल, नॉन अकरेंस ऑफ दैट इवेंट, दैट इज व्हाट, 1 माइनस P, गॉट इट। और मैं कह रहा हूं अगर मेरा n सक्सेसिव ईयर में r टाइम्स वो इवेंट हो रहा है, दैट इज n सक्सेसिव ईयर में r टाइम वो इवेंट हो रहा है, n सक्सेसिव ईयर r टाइम इवेंट, ठीक है, n सक्सेसिव ईयर में r टाइम्स वो इवेंट हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा, दैट इज NCR, और उसके प्रोबेबिलिटी होने की क्या हो जाएगी P, तो P की पावर R एंड Q नहीं होने की क्या हो जाएगी Q, एंड Q इज इक्वल टू Q की पावर N माइनस R, मीन्स दैट वो इवेंट R टाइम्स हो रहा है, मीन्स प्रोबेबिलिटी उसकी R टाइम्स आ गई, P की पावर R, और नहीं हो रहा है कितने टाइम्स, N माइनस R टाइम्स नहीं हो रहा है, तो Q की पावर N माइनस R। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको आता भी होगा, है ना, क्योंकि ये तो 11th-12th क्लास में पढ़ा है, P इक्वल टू NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R, ठीक है। अब अगर मान लो यहां पर 0 आ जाए, दैट इज n सक्सेसिव ईयर में 0 टाइम वो इवेंट हो रहा है, तो NC0 P की पावर वॉट 0, Q की पावर N माइनस 0, तो NC0 क्या हो जाएगा, NC0 दैट इज 1 एंड Q की पावर N, यहां से डायरेक्ट आंसर है, क्योंकि P की पावर 0 1, NC0 दैट इज 1, सो आंसर बिकम्स व्हाट, Q की पावर N, ओके। और वही अगर नहीं होने का हो तो क्या हो जाएगा, नहीं होना, और Q को लिख सकते हो आप 1 माइनस P की पावर N, और 1 माइनस P की पावर N क्या था मेरा, रिलायबिलिटी था या नहीं था, 1 माइनस P की पावर N क्या था, रिलायबिलिटी, मीन्स वो इवेंट हो ही नहीं, मीन्स मेरा फ्लड कभी एक्सीड हो ही नहीं, तो वो मेरी रिलायबिलिटी, फ्लड नहीं होना चाहिए, यही तो मेरे लिए रिलायबल है। और रिस्क क्या हो जाएगा, अगर वही इवेंट हो मतलब P की पावर हो सारी, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस P की पावर N, सो एग्जैक्टली वो रिलायबिलिटी और रिस्क का फॉर्मूला यहीं से बनता है, ठीक है। सो ये था अपना प्रोबेबिलिटी के बेस्ड में, इस पे बेस्ड भी एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन है, ए 1 hour rainfall of 10 centimeter, 1 hour rainfall of 10 centimeter magnitude at a station has return period, मतलब एक रेनफॉल है जिसकी रेनफॉल का मैग्नीट्यूड कितना है 10 सेंटीमीटर, ओके, एंड रिटर्न पीरियड दैट इज रीअकरेंस इंटरवल दे रखा है 50 ईयर, द प्रोबेबिलिटी दैट 1 hour रेनफॉल ऑफ मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर और मोर विल अकर इन 2 सक्सेसिव पीरियड, मीन्स मेरे को दे रखा है एक रेनफॉल है जिसकी डेप्थ क्या है 10 सेंटीमीटर है और उसका रीअकरेंस इंटरवल 50 ईयर है ना। मेरे को निकालना है कि वो 2 सक्सेसिव ईयर में वो रेनफॉल डेप्थ 10 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी के निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R, ठीक है, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R। अब देखो, अब प्रोबेबिलिटी होना मतलब क्या हो रहा है कि मेरा 10 सेंटीमीटर से एक्सीड होना, वो क्या हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10, और नहीं होना मतलब Q क्या हो गया 9/10, Q क्या हो जाएगा, सॉरी T टाइम इंटर वाला 50 और 49/50, रीअकरेंस इंटरवल कितना है 50, सो प्रोबेबिलिटी दैट 1 टाइम एक्सीड हो, मतलब अगर मेरा 10 सेंटीमीटर से एक्सीड हुआ है ना, वो किस केस में हो रहा है, रीअकरेंस इंटरवल दैट इज 50 ईयर, और हो रहा है मतलब 1/50, उसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी नहीं होने की 49/50, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 2 इवेंट और दोनों केस में 10 सेंटीमीटर ज्यादा हो, मतलब 2 से 2, 1/50 की पावर 2 और 49/50 की पावर वॉट 2 - 2 दैट इज 0, सो ये तो 1 हो जाएगा। यहां से इसको सॉल्व करोगे 2 से 2 अगेन 1, सो 1/50 की पावर 2, और यहां से आप आंसर निकाल सकते हो दैट इज 0.0004, ठीक है। सो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। वापस समझो क्या हो रहा है, एक रेनफॉल डेप्थ दे रखी है 50 सेंटीमीटर और उसका रीअकरेंस इंटरवल दे रखा है मेरे को 50 ईयर,
क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 सक्सेसिव ईयर में मेरी रेनफॉल डेप्थ क्या हो, इससे ज्यादा, है ना। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी भैया, 50 ईयर रीअकरेंस इंटरवल मतलब क्या हुआ कि 50 ईयर में एक बार मेरा इससे एक्सीड हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/50, है ना। क्यू क्या हो गया 1 माइनस पी, दैट इज 49/50। क्यों फॉर्मूला अपन को पता है, फॉर्मूले में सॉल्व पी की वैल्यू रखी, क्यू की वैल्यू रखी, R2C2 हो जाएगा। आर क्या, क्योंकि 2 सक्सेसिव कंटिन्यूसली 2 टाइम में होना चाहिए। सो टोटल 2C2, पी की वैल्यू रख दो, क्यू की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो एंड गेट द रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट आता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। अब ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएगा नहीं, है ना। बस इसका एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड होता कौन सा है, तो ध्यान रखना मस्किंगम मेथड होता है। मस्किंगम मेथड होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। बहुत भारी भरकम एक फॉर्मूला है, जो ध्यान रखो तो रख लेना, वरना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। xt = x बार प्लस kt इंटू सिग्मा, ठीक है, kt इंटू सिग्मा, वेर x बार क्या होता है, मीन हाइड्रोलॉजिकल डाटा, मीन हाइड्रोलॉजिकल डाटा, ठीक है। kt = क्या होता है, kt = yt माइनस y बार अपॉन Sn बार। अब ये आगे और भी होता है, yt = क्या होता है, माइनस ln t अपॉन t माइनस 1, ठीक है। तो ये आगे से आगे फॉर्मूला बढ़ता जाता है, अपन को इतना याद नहीं रखना है, और ना SSC JEE और राजस्थान JEE में इस टाइप में क्वेश्चन पूछेंगे। सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड होता क्या है, मस्किंगम मेथड, या मस्किंगम मेथड किसके लिए यूज आता है, तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड किसका निकालना है, फ्लड निकालना है मेरे को, या प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है। इसका मस्किंगम नहीं, गैम्बल्स और चाउस मेथड भी कहते हैं। गैम्बल्स और चाउस मेथड भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, गैम्बल और चाउस मेथड भी इसे बोलते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, अब नाम कोई भी आ सकता है, तीनों आप ध्यान रखना, ठीक है। सो ये होता है अपना प्रोबेबिलिटी से कैसे मैं फ्लड फाइंड करता हूं, कैसे फ्लड के डिफरेंट फॉर्मूले हैं। अपन ने कम से कम 5 से 7 फॉर्मूले देखे हैं, और उस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पक्का है। जनरल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, रिटर्न पीरियड क्या होता है, रिस्क क्या होता है, रिलायबिलिटी, ये सब अपन ने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में और मिलते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के साथ, कैसे क्वेश्चन आते हैं राजस्थान JEE में, कैसे क्वेश्चन आएंगे SSC JEE में, सारे अपन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.